Hello everyone, welcome to Defense Studies. So in this video we are going to discuss the de-radicalization strategy of the Kashmiri militancy, right? जो youth आजकल वहाँ पे mostly we have seen a trend जिसमें वहाँ के youth they are moving towards more radicalized organization. तो उसको कैसे हम de-radicalize कर सकते हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उसके अलावा हम देखें तो इस पे कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चन हैं 2022 में आपके सीएपीएफ एग्जाम में, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 370 हटने के बाद वी हैव सीन अ होम ग्रोन मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इन्फिल्ट्रेशन कम हो चुकी है और वहां पे एक डिफरेंट ट्रेंड हमने देखा है कि एमर्ज हुआ है। तो एक होम ग्रोन इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है, तो उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो वीडियो थी वो पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कम्युनलिज्म, वी हैव डिस्कस्ड द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, उसको कैसे काउंटर करना है। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे द डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी ऑफ कश्मीरी यूथ। So let's see. So this is the first article written by लेफ्टिनेंट जनरल नरेश चंद रिटायर्ड, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी जो मैंने इसमें से नोटिंग करके आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो इन्होंने लिखा है हाउ टू विन ओवर कश्मीरी यूथ। उन्हें एक पॉसिबल अप्रोच बताई है क्योंकि इन्होंने वैली में काफी ईयर सर्व किया है, तो ये अपनी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे हम कश्मीरी यूथ को मेन स्ट्रीम इंडिया या फिर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है उसमें ला सकते हैं। और जो सेकंड आर्टिकल वो है स्टार्टिंग अफ्रेश इन द वैली, राइट? और ये लिखा है आईपीएस अभिनव कुमार ने। तो इनका भी जम्मू एंड कश्मीर में काफी एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंस बेस पे लिखा है। तो राइट, सो जम्मू दिस कश्मीरी यूथ, so Kashmiri youth nowadays they are seeing a homegrown militancy in Jammu and Kashmir, और एक रेडिकलाइजेशन वहां पे फैली हुई है। रेडिकलाइजेशन इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसमें रेडिकलाइजेशन में काफी प्रॉब्लम होती है वहां पे। अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो यूथ जो है वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर वायलेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। वायलेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज का मतलब अब जो आप देखेंगे वहां पे टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, कुछ सिविलियंस की जो दूसरी स्टेट से है उनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है। और एक और चीज हम देखें तो स्टोन पेल्टिंग जैसी सिचुएशन, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वहां पे थ्रेट, ये सभी चीजें वहां पे आजकल यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट इज द रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? तो इसमें हम किस तरह से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें देखना है कि चैलेंजेस क्या है हमारे वैली में। अगर आप ये फ्रेमवर्क समझ लेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मिलिटेंसी हो या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो हो वहां पे, या फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद या अप्रोगेट होने के बाद जो चेंजेस वहां पे आए हैं और जो चैलेंजेस एमर्ज हुए हैं, ठीक है, उसको सभी चीजों को आप हैंडल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर जो मैंने फ्रेमवर्क दिया है, राइट? तो सीपीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन द वैली? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेटेशन। इन्फ्लेटेशन होता है तो कैसी टाइप ऑफ इंसिडेंट वी हैव सीन, दैट इज पुलवामा अटैक। उसके बाद रेडिकलाइजेशन इज अ चैलेंज इन द वैली, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग इसको कैरिड आउट करते हैं। उसके बाद मिलिटेंसी, होम ग्रोन मिलिटेंसी। और 2015 या 16 के बाद जब एक लीडर था जैश ए मोहम्मद का, बुरहान वानी, उसकी किलिंग के बाद तो हमने वहां पे एक कंप्लीट चेंज देखा है वहां पे होम ग्रोन मिलिटेंसी में, तो वहां पे रिक्रूटमेंट ज्यादा होने लगी। उसके बाद देखिए तो दूसरा चैलेंजेस टारगेटिंग किलिंग इन द वैली। तो अगर हम देखें तो दूसरी स्टेट से माइग्रेट्स जो वहां पे आके काम कर रहे हैं उनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है, और या वो जम्मू कश्मीर स्कूल्स एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हों, तो कोई भी दूसरी स्टेट का वहां पे काम कर रहा है तो उनकी टारगेटिंग किलिंग हो रही है। तो मेडिकल शॉप्स कोई चला रहा है या फिर स्कूल में कोई टीचर है तो उनको टारगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इज देयर। पोलराइज्ड एनवायरनमेंट मींस देयर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पोलराइजेशन एनवायरनमेंट। अगर दो कम्युनिटी की बात करें तो दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम, इसमें ज्यादा पोलराइजेशन दिखा गया। और रिसेंटली एक जो मूवी रिलीज हुई है द कश्मीरी कश्मीर फाइल्स, तो उसके अंडर भी काफी उस मूवी के रिलीज होने के बाद भी हैव सीन एन इंक्रीज इन द पोलराइजेशन।
नेक्स्ट इज आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया गया है। उसके बाद जो सिचुएशन एमर्ज हुई है वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि 370 हटने के बाद पाकिस्तान हैड ट्राइड टू मेक दिस इशू और टेक दिस इशू एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज था, और कैसे काउंटर किया हमने सक्सेसफुली। उसके बाद नो रॉन्ग नरेशन। तो एक नरेशन बिल्डिंग हम देखें तो पाकिस्तान हमेशा करता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है इंडिया ने, तो ये एक नैरेटिव बनाता है पाकिस्तान। तो ये एक नैरेटिव भी हमारे लिए चैलेंज है। नेक्स्ट इज परसेप्शन। जो वहाँ की यूथ का परसेप्शन है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम इंडिया, तो वो एक रॉन्ग परसेप्शन कैरिड आउट कर रहे हैं। जो सम सिचुएशन या फिर वहाँ पे हम देख सकेंगे उनको इतने राइट नहीं है, और ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। आफ्सपा जैसे लॉ है जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जो एक स्ट्रिंजेंट लॉ है, तो उसके अंडर उनके जो डेमोक्रेटिक जो और जो फंडामेंटल राइट्स थे वो अच्छे से वो इंजॉय नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए जो उनका परसेप्शन है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम इंडिया वो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो नेक्स्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी है इन सब चीजों को लेके। देखिए काउंटर स्ट्रेटजी जो आज के टाइम पे हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज लो इंटेंसिटी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑल आउट या फिर ऑपरेशन क्लियर। ये सब ऑपरेशन इंडियन आर्मी वहाँ पे कैरिड आउट कर रही है, और आर्म फोर्सेस भी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट इज पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो कुछ लेजिस्लेशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज देयर 1978, आफ्सपा 1958, लेकिन जो ये दोनों एक्ट हैं वी कैन नॉट यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज जो वहाँ के लोग हैं दे विल फील मोर एलिएनेटेड, और वो मेन स्ट्रीम इंडिया से उतना ही दूर हो जाएंगे अगर इस तरह के स्ट्रिंजेंट लोग वहाँ पे और ज्यादा टाइम तक रहेंगे। ठीक है, तो मोर एलिएशन, मोर डिसअफेक्शन, मोर फ्रस्ट्रेशन, राइट, मोर एंटागोनिज्म, ये इन जैसे लॉज के कारण तो वहां पे क्या होता है, एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है फॉर द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वहां पे इजी हो जाती है। इन जो ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये यूथ को ज्यादा यहाँ से रिक्रूट करते हैं अगर ये इस तरह का वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज अगर हम देखें तो काउंटर स्ट्रेटेजी के अंडर दैट इज ऑपरेशन सद्भावना। इंडियन आर्मी इसको चलाती है, ऑपरेशन सद्भावना अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ था। इसके अंडर इंडियन आर्मी क्या है, स्कूल एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी की ये इसके लिए काम करती है। नेक्स्ट इज भारत दर्शन टूर। जम्मू एंड कश्मीर इस पर्टिकुलर टूर को ऑर्गेनाइज करती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, राइट। तो आगरा और जैसे न्यू दिल्ली में इनको लेके आती है, और यहाँ से इनको भारत दर्शन को देखने को मिलता है कि किस तरह से मेन इंडिया में या फिर मेन स्ट्रीम जो हमारी लाइफ और डेवलपमेंट है वो उनको देखे तो उनका थोड़ा सा इससे माइंड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज डी रेडिकलाइजेशन कैंप की बात हो रही है कि एक जैसे चाइना में हम देखें तो वहां पे भी डी रेडिकलाइजेशन कैंप है जहाँ पे उगियोर जो मुस्लिम्स हैं उनको डी रेडिकलाइज किया जा रहा है, लेकिन आई पर्सनली फील दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। अगर जो वहाँ के लोग इसको सोचते हैं कि वहां पे डीरेडिकलाइजेशन आएगा तो वहां पे उन लोगों को ये मुझे नहीं लगता ये एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, तो देर विल बी अ मोर एलिनेशन, देर विल बी मोर डिसअफेक्शन, तो ये स्ट्रेटजी काम करने वाली नहीं है। नेक्स्ट इज टूरिज्म इंडस्ट्रीज को हम बढ़ा सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बेटर कर सकते हैं अगर वहां पे लोगों के पास पैसा होगा और वो जैसे कुछ अपने लाइफस्टाइल पे अच्छा खर्च कर पाएंगे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ऑटोमेटिकली जो वहाँ के लोग हैं वो डिस्करेज करेंगे कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है वहाँ पे, और जो स्टोन पेल्टिंग जैसी सिचुएशन है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे काफी ज्यादा है, और इसीलिए लोग वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग और ये सभी चीजें वहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट इज ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। जब तक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं बनेगी, जैसे पंचायती राज और जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं और जो लीडर्स होते हैं वहाँ पे उनको ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पे मतलब कमांड नहीं होगी, तो उस एरिया की जो इम्प्रूवमेंट है होना थोड़ी सी मुश्किल है। तो वहाँ पे टाइमली इलेक्शन, लोगों के पास जो लोकल लेवल पे ज्यादा पावर होनी चाहिए सो दैट दे कैन डिसाइड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, उनके मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस में कहाँ पे उनको जरूरत है ये सब चीजें उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी पे। व्हाट इज रेडिकलाइजेशन? इससे पहले मैं बात करूंगा कि जैसे एक वैम स्ट्रेटेजी भी होती है जिसपे हम नाउ डेज वी आर वर्किंग, दैट इज विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटेजी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब
रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, वहाँ पे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। वहीं से रिक्रूटमेंट होती है, वहीं से प्रिपरेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स जो है वहाँ पे वो टारगेट करते हैं। कौन सी एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स? जैसे जैश ए मोहम्मद होगी आपकी, और लश्कर ए तैयबा तो यहाँ पे शायद अभी नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, ये किसको रिक्रूट करते हैं? तो डिससेटिस्फाइड या फिर डिसएन्चेंटेड यूथ है, उनको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट इज जो एससीओ की मीटिंग में हमने देखा था, शंघाई कॉर्पोरेशन जो मीटिंग हुई थी वहां पे, our prime minister said radicalization as the greatest threat to the security and safety of all member countries। तो radicalization is an important topic। अब देखते हैं रिस्पॉन्सेज क्या है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हमने एस्टेब्लिश की है, और आफ्टर 2008 अटैक, राइट, जो हमारे मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद एनआईए का वहां पे गठन किया गया 2009 में। डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे, अगर हमें रिस्पॉन्स देना है against the radicalization, we should have a de-radicalization strategy, we should have a counter radicalization strategy, we should have an anti-radicalization strategy and disengagement। so there are a slight difference between all these strategy, वो हम देखेंगे अभी। जैसे एमएचए में हम देखें तो एमएचए सेट अप अ काउंटर radicalization division in November 2017 and monitoring of fundamentalist organization। को किस तरह की फंडामेंटली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो जैसे रिलीजन या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज को या फिर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जो बहुत ही गलत तरीके से करती है, ठीक है, दे टुक वायलेंस एज अ टूल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये है आपके रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट हो गई, या फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा होगा खारगोन इंसिडेंट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो अगर देखें तो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे। ये रिपोर्ट किसकी है? वहाँ पे पुलिस की है या फिर सीबीआई की है। नेक्स्ट इज जमात इस्लाम, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब चेंज इन रेडिकलाइजेशन, क्या पहले जो रेडिकलाइजेशन होता था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में देखा, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं? पहले रेडिकलाइजेशन क्या था, वो काफी विजिबल था, लोगों को दिख जाता था कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ये उठ से बैठते हैं। लेकिन नाउ द प्रोसेस इज नाउ बिकम मोर सटल। अब अंडरग्राउंड वो काम करते हैं, and now the process has become more systematic, organized, program and structured। तो बहुत ही सटल तरीके से आपको मतलब रेडिकलाइज कर दिया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता, थ्रू इंटरनेट मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे तरीके हैं उनके। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काउंटर स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जब होती है और जो आउटसाइडर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, तो ये जो होम ग्रोन मिलिटेंसी है, इसको वो ज्यादा क्या करते हैं? एडवांस करते हैं उसको ज्यादा। उसको आप कह सकते हैं कि दे आर एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर। सो मैनेजिंग बॉर्डर्स एंड एडवर्सरी शुड बी अवर प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी और पॉलिसी टू डील विद रेडिकलाइज फ्रेमवर्क। कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए हमारे पास, कुछ लॉ होने चाहिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हमें कोई रेडिकलाइज्ड कुछ इंस्टीट्यूशन मिलता है, कोई एजेंसी मिलती है जिससे वहां से हम देखा जा रहा है कि वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए वी नीड सम स्ट्रॉन्ग लॉ। नेक्स्ट इज अरेस्ट एंड कन्विक्शन। देखिए आप अरेस्ट तो कर लेते हैं किसी को भी ये बोल के कि ये रेडिकल है, ये टेररिस्ट है, लेकिन कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। तो कन्विक्शन रेट अगर बढ़ जाएगा, अगर हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें एविडेंसेस मिल जाए और वी आर एबल टू प्रूव दैट इन कोर्ट, तो कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो इससे हम इस स्ट्रेटेजी को मतलब और इस रेडिकलाइजेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर रेडिकलाइजेशन। जैसे काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी की कब जरूरत पड़ती है? जैसे इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड, इफ अ यूथ इज ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड, तो उसको हमें रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, री एजुकेशन। नेक्स्ट इज आफ्टर एजुकेशन वी हैव टू रीइंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द सोसाइटी। अब एंटी रेडिकलाइजेशन क्या है? बिफोर गेटिंग रेडिकलाइज्ड, मतलब कोई यूथ अभी रेडिकलाइज नहीं हुआ है, तो उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? जैसे इसमें प्रिवेंशन एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, काउंटर नैरेटिव, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नैरेटिव बिल्डिंग। आपको एक काउंटर नैरेटिव चलाना पड़ेगा, जो नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा है उसके अगेंस्ट,
कैसे? ऑपरेशन सद्भावना या फिर विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटेजी, और वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करके, आसपास जैसे लॉ को हटा के, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करके। तो ये यू नीड टू बिल्ड अप अ मोर स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव काउंटर नैरेटिव. Next is promotion of constitutional values and virtues, right? Promotion of sports and other activities. आपने देखा होगा इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इसके लिए, promotion of sports and other activities. So this is all about this de-radicalization strategy. और we have also launched a paper 2 course, और इसकी जो फर्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल होगी 22 तारीख को रात को 9 बजे, ठीक है? तो इंटरनल सिक्योरिटी हम डिस्कस करेंगे, मेन मेन टॉपिक। जैसे हमने पिछली क्लासेस में कुछ किया है, तो इस बार हम डिस्कशन थोड़ा सा अलग रखेंगे, जो न्यूअर डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 3 या 4 महीने में जो मेजर इशू होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वही आपके सीएपीएफ एग्जाम में आते हैं। ये 3 महीनों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको फॉलो करनी है अच्छे से, क्योंकि यहीं से आपके, मुझे लगता है कि 70 से 80 मार्क्स का यहीं से आपका बनता है पेपर 2। बाकी जो बचा आपका ग्रामर और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वो अलग चीज है, लेकिन आपको इन 3 महीनों में जितना भी आप कर सकेंगे करंट अफेयर रिलेटेड वो आपको करना चाहिए, राइट? तो थैंक यू।